हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो आज हम स्टोक्स थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर कैलकुलस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। यहाँ से आप देखें तो किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने को एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में, प्लस साथ ही साथ यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स हमें पहले स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एस इज एन ओपन सरफेस, अगर एस कोई ओपन सरफेस है बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी, और वो कर्व सी से बाउंड होती है। अगर एस ओपन सरफेस है और क्लोज कर्व सी से बाउंड होती है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एस ओपन सरफेस है। यहाँ पर जैसे बाउल टाइप मान लीजिए, ये जो रिवर्स मैंने करके एक बाउल रख दिया है समझ लीजिए। तो ये एक सरफेस है एस और उसकी जो बाउंड्री है ये क्लोज कर्व सी बन रहा है। तो यहाँ पर सरफेस एस तो ओपन है बट यहाँ पर उसकी बाउंड्री जो है वो एक क्लोज कर्व सी बन रहा है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इफ एस इज एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी एंड वेक्टर एफ इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज एनी वेक्टर फंक्शन, और हमारे पास f कोई वेक्टर फंक्शन गिवन है। S क्लोज ओपन सरफेस है, C उसकी क्लोज कर्व एक बाउंड्री बन रही है, f एक वेक्टर फंक्शन है हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर फंक्शन f के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव x y और z के रेस्पेक्ट में सारे फंक्शन जो आएंगे वो कंटिन्यूअस हैं। अगर देन दिस सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर मीन्स एफ फंक्शन का एफ वेक्टर फंक्शन का सर्कुलेशन। तो हमने पढ़ा हुआ है सर्कुलेशन क्या होता है कि अगर वेक्टर फंक्शन एफ का लाइन इंटीग्रल सॉल्व किया जाए किसी क्लोज कर्व सी के अलोंग, तो वो लाइन इंटीग्रल ही क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। उसे हम इस तरीके से इंटीग्रल में बीच में सर्कल बनाकर इसे डिनोट करते हैं। सर्कल मतलब एक राउंड के लिए, क्लोज कर्व के लिए। अगर कर्व क्लोज है तो जो इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। तो ये सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर जो होगा वेक्टर फंक्शन एफ का, वो इक्वल होगा किसके, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल along the surface S of curl f dot n cap ds। यानी कि ये जो थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम, ये सर्कुलेशन इट मीन्स लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करती है, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट आप लोगों को वेक्टर एफ का पहले कर्ल फाइंड आउट करना है और उसे एन कैप वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हुए उसका सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेना है। तो ये वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर एफ फंक्शन। यहां पर एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ एस, यानी कि एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि 1 मैग्नीट्यूड का नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर टू द सरफेस एस, एस के किसी पॉइंट पर, इन सेंस इन विच राइट हैंडेड स्क्रू मूव्स अलोंग सी। तो जैसे जैसे हम राइट हैंडेड स्क्रू मूव कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा राइट हैंडेड अगर कर्व सी इस डायरेक्शन में लिया है तो यहाँ पर मान लो किसी पॉइंट पर यहाँ पर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल अगर हम स्क्रू को ऐसे रोटेट कराएंगे जिस डायरेक्शन में ये हमारा कर्व सी रोटेट हो रहा है, तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो आपके पास कोई स्क्रू है तो अगर उसे आप रोटेट कराएंगे इस डायरेक्शन में तो वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर की तरफ को आएगा, बाहर की तरफ को। तो यानी कि इस पर जो नॉर्मल आएगा इस पॉइंट पर वो बाहर की तरफ को ऐसे आएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन एन कैप की बाहर की तरफ को होगी। बट अगर कर्व की डायरेक्शन ऐसे ना होकर इस डायरेक्शन में रोटेट होती तो स्क्रू आप जानते हैं कि ऐसे रोटेट करने पर अंदर की तरफ को जाता, तो नॉर्मल की डायरेक्शन फिर एन कैप अंदर की तरफ को होती है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए वो बता रहा है कि हमेशा नॉर्मल उसके अकॉर्डिंग लेंगे जिस तरीके से कर्व के अलोंग रोटेट कराने पर किसी स्क्रू को वो किधर मूव करेगा। अगर मैं इस तरीके से किसी स्क्रू को रोटेट कराऊंगा तो वो ऊपर की तरफ को खुलता चला जाएगा, यानी कि डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ को होगी। तो नॉर्मल इसलिए एन कैप ऊपर की तरफ को आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों को सिंपल सीधे शब्दों में ये ध्यान रखना है कि स्टोक्स थ्योरम क्या करती है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, अगर सरफेस एस कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसकी बाउंड्री एक एस कोई ओपन सरफेस है और उसकी बाउंड्री कोई क्लोज कर्व सी बन रही है, तब हम उस पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। किसी वेक्टर फंक्शन एफ के सर्कुलेशन को मीन्स लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए स्टोक्स थ्योरम को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सरफेस ओपन हो और उसकी बाउंड्री एक क्लोज कर्व सी बनती हो। तो हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हुए लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी थ्योरम। चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xyj कैप टेकन राउंड द रेक्टेंगल
बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है वेरीफाई करने को स्टोक्स थ्योरम को, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा स्टूडेंट तो 10 मार्क्स में आएगा। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हेल्प से हमको हमें वेरीफाई करना है इस वेक्टर फंक्शन f के लिए। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों इक्वल होंगे, तो इसको हमें प्रूफ करना है इस वेक्टर फंक्शन f के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीन्स हमें दोनों पार्ट सॉल्व करने होंगे, लाइन इंटीग्रल ये सर्कुलेशन भी सॉल्व करना है और ये सरफेस इंटीग्रल भी। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड है। तो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पर कि स्टोक्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दो पार्ट्स निकालने होंगे। एक तो ये लाइन इंटीग्रल निकालना है और एक ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल अगर हम पहले निकालें, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना इजी होता है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, कर्ल ऑफ एफ सॉल्व करना होगा, देन एन कैप की डॉट प्रोडक्ट करते हुए सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कर्ल ऑफ एफ सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन वेक्टर फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है, गिवन वेक्टर फंक्शन है हमारे पास, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। अब हम अगर इसका कर्ल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो कर्ल के लिए हमने क्या फार्मूला डिस्कस किया, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ किसके इक्वल होता है, दैट इज डेल क्रॉस एफ, कर्ल की डेफिनेशन से। तो डेल क्रॉस एफ के इक्वल होता है। और डेल क्रॉस एफ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की आपने पढ़ा होगा, तो ए क्रॉस बी है तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आई फर्स्ट डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हुए आई जे के एंड फर्स्ट रो में डेल के कोफिशिएंट के कंपोनेंट आ जाएंगे। तो डेल ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड क्रॉस वेक्टर एफ। तो आई के कोफिशिएंट क्या पर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, डेल ओवर डेल एक्स पहले वेक्टर के कोफिशिएंट में, आई जे के कोफिशिएंट डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। अब वेक्टर एफ की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो एफ में आई जे के कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं, आई के कोफिशिएंट आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है माइनस 2xy और के का कोफिशिएंट, क्योंकि के की टर्म मिसिंग है तो कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो जो डिटरमिनेंट आएगा वो इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, दैट मीन्स कर्ल की वैल्यू होगी। तो डिटरमिनेंट अगर हम सॉल्व करें तो आई कैप और यहाँ से ये डिटरमिनेंट आ जाएगा आपका डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड माइनस 2xy 0, फिर माइनस जे कैप। अब यहाँ पर फर्स्ट रो को तो हमने हाइड किया, सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या डिटरमिनेंट आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 0, फिर प्लस के कैप, यहाँ पर लास्ट कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो हाइड है ही, तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आई कैप ये डेल ओवर डेल वाई ऑफ 0 आ जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा, माइनस डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ 2xy आ जाएगा, 2xy माइनस जे कैप, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस 2xy आ जाएगा, फिर माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू ये डिफरेंशिएट जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल। तो जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है जैसे जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उससे छोड़कर बाकी सब वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स और वाई तो कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म बनी टोटल, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये टर्म टोटल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस जे कैप, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो 0, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, फिर प्लस के कैप, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, तो -2 और एक्स
वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बाकी बचा एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस वाई के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई को छोड़कर सब कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू सॉल्व करके किसके इक्वल आ जाती है, ये भी 0 आई और ये 0j, और यहाँ से सॉल्व करके ये -2y सॉल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस का 4y k कैप आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देख सकते हैं कि कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू -4y k कैप यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। अभी स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें ये गॉस स्टोक्स थ्योरम प्रूफ वेरीफाई करनी है, उसके लिए हमें ये वैल्यू चाहिए कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप की। तो इसमें रिक्वायरमेंट एक और टर्म की है, कर्ल एफ हमने सॉल्व कर लिया एन कैप की। एन कैप हमने डिस्कस किया था क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू। तो यहाँ पर राइट हैंडेड स्क्रू अगर मैं कर्व की डायरेक्शन को इस तरीके से लेकर चलता हूँ, यहाँ कर्व सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जिसके लिए हमें वेरीफाई करना है, वो कर्व सी रेक्टेंगल की बाउंड्री है। रेक्टेंगल क्या है उसे भी एक बार देख लेते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू बी। तो पहले रेक्टेंगल देख लेते हैं कैसे आया ये, x इक्वल टू ए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, तो x इक्वल टू ए लाइन कौन सी होगी, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी और a डिस्टेंस पर, तो ये लाइन x इक्वल टू ए हमने ड्रॉ कर ली। x इक्वल टू माइनस ए लाइन कौन सी होगी, y एक्सिस के पैरेलल कितनी डिस्टेंस पर, माइनस ए डिस्टेंस पर, ये लाइन आ जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। ध्यान रहे x इक्वल टू है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी और y इक्वल टू है तो x एक्सिस के पैरेलल। अब y इक्वल टू 0 की बात करें तो ये तो खुद x एक्सिस की इक्वेशन होगी क्योंकि x एक्सिस पर ही y 0 होता है, और y इक्वल टू b किसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि y इक्वल टू है तो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के, कितने डिस्टेंस पर, b डिस्टेंस पर, तो ये लाइन आ जाएगी। इन सब से मिलकर ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसके लिए हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो थ्योरम क्या कहती है कि ये जो सरफेस S है जिसके लिए स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, कर्व C क्या होगा, उसकी बाउंड्री, और S उसकी सरफेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सरफेस हो गया ये अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सारा सरफेस एस हो जाएगा, ये तो हमारा सरफेस एस हो गया। और उसके बाद इसकी बाउंड्री क्या बन रही है, क्लोज कर्व ये सी बन रहा है, तो ये हमारे पास कर्व सी जिसके लिए इंटीग्रेट करने को कह रहा है, वेरीफाई करने को कह रहा है, वो कर्व सी, ये क्लोज कर्व इसकी बाउंड्री हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है तो उसके लिए यहाँ पर सरफेस एस हमारा क्या होने वाला है, ये जो रेक्टेंगल का अंदर का पोर्शन है। अब एन कैप क्या है, एन कैप हमने डिस्कस किया था सरफेस का नॉर्मल वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से डिसाइड होगी, राइट हैंडेड स्क्रू की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट हैंडेड स्क्रू, अगर आप किसी स्क्रू को ऐसे रोटेट कराएं, ऐसे रोटेट कराएं, जैसे यहाँ पर ये चल रहा है, मान लीजिए डायरेक्शन हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ली है, हमेशा डायरेक्शन नहीं गिवन है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी होती है, कन्वेंशन है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से अगर हम स्क्रू की डायरेक्शन ले स्टूडेंट, तो स्क्रू कैसे रोटेट करके किस डायरेक्शन में आएगा, रोटेट करने पर स्क्रू खुलेगा और वो ऊपर की तरफ को आएगा। इट मीन्स नॉर्मल की दिशा हमेशा यहाँ पर इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ को। तो ऊपर की तरफ को मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन कौन सी होती है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, के कैप। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको एन कैप की वैल्यू मिल गई, नॉर्मल जो प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एन कैप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एन कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इट मीन्स के कैप। तो अब यहाँ पर आपको एन कैप भी मिल गया है। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें जो राइट साइड सॉल्व करनी है उसमें हमें ज़रूरत है कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप की, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कर्ल ऑफ एफ हमने सॉल्व करा था, -4y के कैप आया था, और डॉट ये एन कैप की वैल्यू आपकी के कैप हो गई है, तो के कैप से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका सॉल्व करके -4y आ जाएगा। इट मीन्स हमारा ये सॉल्व करके कर्ल ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाने के बाद अब जैसे हमें स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करने के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए। कौन सी वैल्यू, एफ डॉट डी आर इक्वल आना चाहिए कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस के। तो पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस सॉल्व कर लेते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप अभी हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों ने देखा था ये सॉल्व करके हमारा कितना आया था, -4y आया था कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप की वैल्यू। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसमें जब रिप्लेस करेंगे कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप की वैल्यू, तो वो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप की वैल्यू हमारी -4y आ चुकी है। और डी एस, अब डी एस क्या है, डी एस है सरफेस का एलिमेंट्री पोर्शन। तो ये सरफेस किस प्लेन में आ रही है, ये जो सरफेस यानी कि रेक्टेंगल बन रहा है, ये अंदर वाला पोर्शन किस पोर्शन में आ रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। तो इसलिए एक्स वाई प्लेन में अगर आ रहा है तो एलिमेंट्री एरिया जो है वो
ds सरफेस का वो -4y एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, तो ये dx dy के इक्वल होगा। ds इज इक्वल टू dx dy के इक्वल होगा। एक्स वाई प्लेन में आ रहा है तो dx dy, वाई जेड में आता तो dy dz के इक्वल होता है। इसी तरह से जेड एक्स में आता है तो dz dx के इक्वल होता। तो यहाँ से अब ये आ गया। अब यहाँ पर ये डबल इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट भी चाहिए इंटीग्रल की। लिमिट कहाँ से आइडेंटिफाई होगी स्टूडेंट? तो जिस सरफेस के लिए आपको इंटीग्रल निकालना है, यहाँ पर ये सरफेस के लिए जो रेक्टेंगल के अंदर का है, उसके अंदर आपको एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रिप ड्रॉ करने पर स्ट्रिप का लोअर एंड जिसे टच कर रहा है वो वाई की लोअर लिमिट कितनी है? 0, और ऊपर जिसे टच कर रहा है वो वाई की अपर लिमिट यानी कि b। तो वाई की लिमिट आपको यहाँ से स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाती है, वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू b। अब स्ट्रिप को लेफ्ट टू राइट मूव कराइए। लेफ्ट में ऊपर इस बाउंड्री को और नीचे इस बाउंड्री को टच करते हुए स्ट्रिप पैरेलल कहाँ तक जा सकती है? इसके लेफ्ट में यहाँ तक जा सकती है। इसके पैरेलल ड्रॉ करते करते स्ट्रिप कहाँ तक जाएगी? ED तक जाएगी, जहाँ पर x कितना हो जाएगा? -a, और राइट में कहाँ तक जाएगी? a तक, यानी कि मिनिमम x -a तक जाएगी और मैक्सिमम +a तक। तो यानी कि x की लोअर लिमिट स्टूडेंट यहाँ पर कितनी हो जानी है? -a, और अपर लिमिट हो जानी है +a। अभी हम इसे इंटीग्रेट करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो x गोज टू -a टू +a। अगर मैं y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो -4 तो कांस्टेंट है, y को बाहर, y का इंटीग्रेशन कर देंगे, -4 को बाहर कर देंगे, तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² 2 dx, और लिमिट आपकी कितनी है? y की 0 टू b। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लिमिट रखें तो ये आपका कितना आ जाएगा? -4, और x की लिमिट -a टू a, और इसमें लिमिट रखेंगे तो आपका /2, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। y² में लिमिट रखेंगे तो ये आपका b² आ जाएगा dx। अब ये भी कांस्टेंट, तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट यहाँ से कितना आ जाता है? -2b² कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन x गोज टू -a टू a dx। dx का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा? x, और लिमिट रखते हैं -a टू a, तो ये सॉल्व करके यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट? -2b² और a प्लस a। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a आ गया, और 2a इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा 4a, तो -4ab²। तो ये सॉल्व करके हमारा -4ab² स्टूडेंट आ जाता है। ये सरफेस इंटीग्रल वाला पार्ट। पर हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है तो हमें दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, इट मीन्स लाइन इंटीग्रल भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम डायग्राम में देखें तो लाइन इंटीग्रल के अलोंग, ये जो लाइन इंटीग्रल मतलब ये क्लोज कर्व C के अलोंग निकालना है। जो क्वेश्चन में कर्व C हमें दिया हुआ है उसके अलोंग ये इंटीग्रल f.dr हमें सॉल्व करना है। कर्व C क्या होगा? इस रेक्टेंगल की बाउंड्री, तो इस रेक्टेंगल की बाउंड्री के अलोंग टोटल इंटीग्रल निकालना है, लाइन इंटीग्रल। तो पहले ये पूरा कर्व जो है वो एक अकेला तो नहीं है, कितने पार्ट से बना है? DA लाइन, AB लाइन, BE लाइन और ED लाइन। तो तीनों के अलोंग, चारों के अलोंग इंटीग्रल हमें निकालकर ऐड करना होगा, तो वो कर्व C के अलोंग इंटीग्रल बनेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पहले स्टूडेंट हम एक एक लाइन के अलोंग पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब हम DA लाइन के अलोंग निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्लोज कर्व C के अलोंग इंटीग्रल निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें वेक्टर f.dr की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम वेक्टर f.dr सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर f फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट? गिवन था x² + y² i कैप -2xy j कैप, ये हमें गिवन था। .dr वेक्टर r इज इक्वल टू xi + yj + z के होता है, तो dr इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल? डेरिवेटिव ऑफ r, दैट मीन्स dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। पर यहाँ पर f ही ऑलरेडी 2 डायमेंशन में है, तो यहाँ पर dr वेक्टर भी 2D में हम लेंगे, dxi प्लस dy j, dz k वाली टर्म नहीं लेंगे। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i की i से j की j से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये आपको मिल जाता है x² + y² dx -2xy dy। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हैं f.dr इज इक्वल टू हमारा सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट? इसके लिए क्लोज कर्व C के अलोंग इंटीग्रेशन निकालना है। तो कर्व C के अलोंग जो सर्कुलेशन निकालना है, यानी कि लाइन इंटीग्रल निकालना है f.dr क्लोज कर्व C के अलोंग। तो कर्व C कितने पार्ट से मिलकर बना है? अभी हमने देखा था लाइन DA प्लस लाइन AB प्लस लाइन BE प्लस लाइन ED। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा स्टूडेंट? यहाँ से लाइन DA के अलोंग इंटीग्रेशन f.dr प्लस लाइन AB के अलोंग इंटीग्रेशन, लाइन AB के अलोंग इंटीग्रेशन f.dr प्लस लाइन BE के अलोंग इंटीग्रेशन, BE के अलोंग इंटीग्रेशन, BE के अलोंग इंटीग्रेशन वेक्टर f.dr, फिर प्लस लाइन ED के अलोंग इंटीग्रेशन, लाइन ED के अलोंग इंटीग्रेशन वेक्टर f.dr। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी बात, एक कुछ ध्यान रखनी है जब ये इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो DA कर्व है अलोंग कर्व DA, DA की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन
डी ए कर्व जो है वो डी ए वो एक लाइन है और इसकी इक्वेशन क्या आपको मिल रही है y इक्वल टू 0। तो जब भी हम इसके अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा y क्या रहेगा 0 रहेगा। और स्टूडेंट अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ से डी वाई कितना होगा 0 हो जाएगा। डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब हम डी ए के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है y 0 रहेगा और डी वाई भी 0 हो जाएगा। तो अब जरा देखें ये वाला इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाने वाला है डी ए के अलोंग इंटीग्रेशन स्टूडेंट। तो डी ए के अलोंग एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो स्टूडेंट एफ डॉट डी आर हम ऊपर सॉल्व कर चुके थे, ये वैल्यू आई थी। इसमें आपका y कितना है 0 और डी वाई कितना है 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं एफ डॉट डी आर में। तो y की प्लेस पर 0 रखेंगे तो कितना रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 0 डी एक्स माइनस डी वाई की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x और y भी हमारा 0 है 2x इंटू वाई इंटू डी वाई ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें तो ये इंटीग्रल बचता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ x में बन रहा है इंटीग्रल तो x की लिमिट आएगी। तो डायग्राम में अगर आप देखें तो हम d से a जा रहे हैं तो x कैसे वेरी कर रहा है माइनस a से a। तो d से a जाने में x माइनस a टू a वेरी कर रहा है इसलिए लिमिट क्या जाएगी x की माइनस a टू a जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे माइनस a टू a लिमिट में तो ये पार्ट तो 0 हो गया और यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या रह गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट एक्स क्यूब बाय 3 इसमें माइनस a टू a। लिमिट अगर स्टूडेंट हम रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट रखने पर प्लस a रखेंगे तो a क्यूब बाय 3 आएगा, माइनस a रखेंगे और लोअर लिमिट का एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस a क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 2a क्यूब बाय 3 वैल्यू आ जाती है डी ए के अलोंग इंटीग्रेशन। अभी स्टूडेंट हमें ए बी के अलोंग इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन अलोंग ए बी निकालने से पहले ए बी कर्व की इक्वेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। ए बी पाथ की इक्वेशन तो ए से बी पाथ की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट एक्स इक्वल टू ए। तो ए बी पाथ के अलोंग एक्स इक्वल टू इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ए है तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएट अगर हम दोनों तरफ करेंगे तो डी एक्स और इधर ए का कौन सा डिफरेंशिएशन 0 तो डी एक्स इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाता है 0। अभी हम इस जो इंटीग्रल सॉल्व करना चाह रहे हैं ए बी के अलोंग सॉल्व करना चाह रहे हैं कौन सा इंटीग्रल एफ डॉट डी आर का स्टूडेंट। तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू हम पहले सॉल्व कर चुके थे ये, बट यहाँ पर अब जिस कर्व के लिए कर रहे हैं उसमें x कितना रहने वाला है a। तो x की प्लेस पर यहाँ पर एफ डॉट डी आर की वैल्यू में a रख देंगे तो a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और dx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0 तो ये टर्म यहाँ पर इंटू में 0 आ जाएगी माइनस 2x की वैल्यू कितनी है a और y एज इट इज डी वाई। ये एफ डॉट डी आर की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी इंटीग्रल के कोरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट जब हम 0 से इंटू करेंगे तो ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगी। तो सारा इंटीग्रेशन किस में बचता है सिर्फ y में, तो लिमिट भी किसकी आएगी y की। तो डायग्राम a से b जाने में आप लिमिट देख लीजिए कैसे y की वैरी कर रही है। a पर y कितना है स्टूडेंट 0 और b पर y कितना हो जा रहा है ये b। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 टू b। तो स्टूडेंट यहाँ पर y की लिमिट हो जाएगी 0 टू b y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b। अभी हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो y की लिमिट आपकी हो जा रही है 0 टू b और ये टोटल 0 से इंटू करेंगे 0 तो इंटीग्रेशन क्या बचता है माइनस 2ay dy। स्टूडेंट अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2a तो कांस्टेंट और y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 तो 2 से 2 कैंसिल तो ये आपका रहता है माइनस a y स्क्वायर और लिमिट 0 टू b। तो यहाँ पर जब अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ए बी के अलोंग यहाँ पर वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, लिमिट रखने पर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाता है। ये वाला इंटीग्रेशन हमारा डी ए के अलोंग आया था एफ डॉट डी आर ये वाला पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला इंटीग्रेशन हमारा किसके अलोंग आया ए बी के अलोंग आया वेक्टर एफ डॉट डी आर ये इंटीग्रेशन आ गया ये, ठीक है स्टूडेंट। अभी हमारा क्या रह गया बी ई के अलोंग और ई डी के अलोंग। अब बी ई के अलोंग निकालते हैं। अलोंग बी ई की बात करें अगर हम अलोंग बी ई की बात करें तो पहले बी ई की इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम में क्या बन रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बी ई की इक्वेशन आप देख सकते हैं। बी ई कर्व की लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू बी। तो बी ई के अलोंग इक्वेशन में इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट y इक्वल टू बी है तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन तो dy और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट का 0। तो इसका मतलब बी ई कर्व के अलोंग y इक्वल टू बी रहेगा और dy 0 रहेगा। बट इंटीग्रल हम किसके लिए सारा काम कर रहे हैं, इंटीग्रल क्या सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर अलोंग बी ई के लिए। तो बी ई कर्व स्टूडेंट यहाँ पर क्या है बी ई कर्व जो तो हमें मिल गया एफ डॉट डी आर निकालना है। तो एफ डॉट डी आर हम ऊपर सॉल्व कर चुके थे, वो सॉल्व करके स्टूडेंट हमारा ये आया था। बट जिस कर्व के लिए कर रहे हैं उसके लिए y इक्वल टू कितना है b। तो इसमें हम y इक्वल टू b रख देंगे और dy 0। तो y इक्वल टू b और dy 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 0 सॉरी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई की जगह पर हम बी रख रहे हैं, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2x, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी b, तो इसकी जगह पर -2xb, और dy की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 0, क्योंकि dy तो 0 है इसके अलोंग, तो dy की वैल्यू यहाँ पर 0 इंटू में आ जाएगा। तो ये हमारा एफ डॉट डी आर इंटीग्रल बनता है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें ये पार्ट 0 है, तो 0 से इंटू करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किस में बचेगा, x में बचेगा, सारा टर्म x में, तो लिमिट भी x की आएगी। अब आप डायग्राम में देख लीजिए, b से e जाने में x क्या वेरी कर रहा है, b पर x कितना है a, और e पर जाकर x कितना हो जाएगा -a, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी a टू माइनस a, तो x की लिमिट यहाँ पर स्टूडेंट a टू माइनस ए हो जाएगी, x इक्वल टू a टू माइनस ए। अभी हम जरा इसमें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर x की लिमिट a टू माइनस ए बन रहा था, ये पार्ट 0 हो गया, तो बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम इंटीग्रेट कर देते हैं, x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट आपकी a से -a है। अभी स्टूडेंट हम इसमें लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट रखते हैं और फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। तो अगर हम इसमें लिमिट्स रखते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने पर 2 इंटू ए क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर ए आ जाएगा स्टूडेंट। जब आप लिमिट रखेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कर्व बी ई के अलोंग इंटीग्रेशन। अभी हम रिमेनिंग एक और डायरेक्शन बचा, बी ई के अलोंग निकाल चुके हैं, अब ई डी के अलोंग निकालेंगे। ये इंटीग्रेशन किसके अलोंग था, बी ई के अलोंग, वेक्टर एफ डॉट डी आर की वैल्यू आई थी स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारी आ गई थी। ठीक है, अभी हमारा एक और पाथ बचा है ईडी, ईडी के अलोंग इंटीग्रेशन। तो पहले अलोंग ईडी के अलोंग हम इक्वेशन देख लेते हैं, ईडी के अलोंग इक्वेशन क्या बनेगी कर्व की। तो डायग्राम में देखें, ई से डी की डायरेक्शन में x इक्वल टू -a पाथ है, तो यहाँ पर ईडी के अलोंग इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल टू -a। अभी हम इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन dx और -a का कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। तो जब हम ईडी के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि x -a रहेगा और dx 0। तो किसका इंटीग्रेशन करना है ईडी के अलोंग, हमें इंटीग्रेशन अलोंग ईडी ऑफ एफ डॉट डी आर सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो एफ डॉट डी आर निकालते समय, तो एफ डॉट डी आर तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर निकाला ही था, बट यहाँ पर जिस कर्व के लिए निकालना है वहाँ पर x क्या रहने वाला है, -a रहने वाला है, और dx अभी हमने सॉल्व किया किसके इक्वल रहने वाला है, 0 के। तो जरा इसमें वैल्यू रखें तो क्या बनेगा एफ डॉट डी आर, एक्स की जगह पर -a रखेंगे तो स्टूडेंट ये प्लस a स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, और dx की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0। तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 0 यहाँ पर आ जाएगा एफ डॉट डी आर की वैल्यू में, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर -2xy dy है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर स्टूडेंट, पाथ के अलोंग -a, तो -a रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2ay dy आ जाएगा, तो प्लस 2ay dy इंटीग्रेशन बच जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हम देखें तो किसके अलोंग था, ईडी के अलोंग, तो लिमिट भी ईडी से निकलेगी। तो ईडी से डायग्राम में देखें जरा, ई से डी जाने में एक्स वाई क्या वेरी कर रहा है, ई पर वाई हमारा दिख रहा है, ई पर क्या दिख रहा है बी, और डी पर जाकर वाई कोऑर्डिनेट क्या बनना है 0। तो ई से डी जाने में वाई क्या होगा, ई से डी जाने में वाई इक्वल टू बी टू वाई इक्वल टू 0 हो जा रहा है स्टूडेंट। तो अब हम इसमें 0 से जब इंटू करेंगे तो ये तो टोटल टर्म ये वाली 0 हो जाएगी, और सिर्फ इंटीग्रेशन हमारा बचता है बी टू 0 2a y dy। अब y dy का इंटीग्रेशन स्टूडेंट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रह जाता है आपका a y स्क्वायर, लिमिट b टू 0। इसमें लिमिट रखेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, a लिमिट रखने पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस तो ये a b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन कौन सा आया स्टूडेंट, e टू डी एफ डॉट डी आर, ये इंटीग्रल हमारा फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें सर्कुलेशन अलोंग द कर्व सी एफ डॉट डी आर चाहिए था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल था, ये स्टूडेंट हमारा था किसके इक्वल, अभी हमने ऊपर लिखा था डी ए के अलोंग इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर प्लस ए बी के अलोंग इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर बी ई के अलोंग इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर प्लस
ई डी के अलोंग इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। और ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। अभी ये डी ए के अलोंग हमने सॉल्व किया था 2a³ / 3, तो ये वैल्यू हमारी 2a³ / 3 आ चुकी थी। और हमने ए बी के अलोंग सॉल्व किया था -ab², तो यहाँ पर -ab² आ जाएगा। और हमने बी ई के अलोंग सॉल्व किया था, वो हमारा -2 × a³ / 3 + b² आया था, तो -2 × a³ / 3 + ab²। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमने ई डी के अलोंग भी सॉल्व कर लिया था, जो कि कितना आया था -ab², तो यहाँ पर माइनस का ab² आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये सारे टर्म सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से माइनस का ab² ये है आपका, और माइनस का 2ab² स्टूडेंट यहाँ से ये आ जाएगा, तो माइनस का ab² माइनस का 2ab² और माइनस का ab², तो ये तो सॉल्व होकर आपका माइनस का 4ab² स्टूडेंट यहाँ से आ जाता है। और ये आप देख सकते हैं माइनस का 2a³ / 3 और प्लस का 2a³ / 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ये वैल्यू आ जाएगी। और आपने देखा था यही वैल्यू हमारी सॉल्व करके यहाँ पर यही वैल्यू हमने सॉल्व करके कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू सॉल्व करी थी, जो कि माइनस का 4ab² आया था। ये वैल्यू सॉल्व करके फाइनल किसके इक्वल आया था, -4ab² के। इट मीन्स यहाँ से हैंस स्टोक्स थ्योरम, क्या स्टोक्स थ्योरम कहती है कि सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस इज वेरीफाइड। तो ये हमारी वेरीफाई हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप स्टोक्स थ्योरम को एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।